अच्छा जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि IS 12 डील करता है करंट टैक्स को और डेफर्ड टैक्स को। ठीक है, करंट टैक्स के अंदर हम ये बात करते हैं कि आपने एक साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट की, तो पता हाँ ये लगा कि जी आपकी टैक्स लायबिलिटी 100,000 बन रही है, तो आपने टैक्स हाँ एक्सपेंस को डेबिट किया और टैक्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हाँ उसके बाद जब आफ्टर फ्यू मंथ्स जब आपको टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी, तो अगर वही अमाउंट है सेम, तो हम टैक्स पेबल को डेबिट कर देंगे। हाँ, सही है, कितना अमाउंट था पीछे? समथिंग 1 लाख। 1 लाख, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, सही है, पे आउट करने के लिए, राइट। पे आउट करने की। ठीक है, अब नाउ फॉर एग्जांपल आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2016, आपने अपना टैक्स एस्टीमेट निकाला और टैक्स एस्टीमेट आपका आया 1,20,000, तो क्या एंट्री पास करेंगे? टैक्स टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस बुक कर लेंगे 1,20,000, और टैक्स पेबल बुक कर लेंगे 1,20,000। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस बुक होगा? 1,20,000। और इस साल की बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटी बुक हो जाएगी? 1,20,000। 20,000। सही है, ठीक। अब इसकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर होगी, तो 1,20,000 की एस्टिमेशन है ना, एक्चुअल तो डिफरेंट हो सकता है। तो जब एक्चुअल पेमेंट आई, तो एक्चुअल पेमेंट जो हमारी हुई वो एज्यूमिंग वो हुई 1 लाख। अब हमने एस्टीमेट में एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ? 1 लाख समथिंग। 1,20,000, लेकिन वन एक्चुअली लाख ट्वेंटी एक्सपेंस हुआ कितना? 1 लाख। इसका मतलब है हमने एक्सपेंस ओवर चार्ज किया हुआ। जी। इसको कहते हैं ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। और कितना ओवर प्रोविजन हुआ हुआ है? 20,000। 20,000। अब इस 20,000 का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? लास्ट जो हमने अभी बात की थी वो हमारे पास क्या था? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, हाँ। अब 31 दिसंबर 2017 जब आएगा, तो 31 दिसंबर 2017 का अपना टैक्स एस्टीमेट होगा। हम्म, तो हमने टैक्स एस्टीमेट निकाला, उसका अपना बनता है 1,50,000 2017 का, ओके। यानी कि ये 2017 की लायबिलिटी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले साल हम 20,000 का ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, हाँ। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओवर प्रोविजन को इस साल के टैक्स एस्टीमेट में से माइनस कर देंगे, और इस साल का जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो 1,50,000 नहीं होगा, 1 लाख 30,000। वो 1,30,000 होगा। तो रूल क्या बना? रूल ये बना कि अगर ओवर प्रोविजन आएगा तो वो टैक्स एस्टीमेट में से माइनस हो जाएगा और एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा हाँ। और बैलेंस शीट के अंदर आपका ये अमाउंट जाएगा। टैक्स एस्टिमेट का। यस, 1 मिनट। ओके। ये और आपका एंट्री पास नहीं करेंगे एंट्री पास के करेंगे। ऊपर? एंट्री पास करेंगे, एंट्री जो पास होगी ना, वो हम हाँ। एंट्री पास करेंगे 1,30,000 से, ओके। जिसमें से 20,000 जो है ना वो ऑफसेट होगा। हाँ। और अल्टीमेटली होगा ये, देखो मैं इसको शुरू से बताता हूँ। जब 31 दिसंबर पे एंट्री पास हुई थी, तो हमने लाइबिलिटी बुक कर ली थी। कितनी जी। लाइबिलिटी थी? 1,20,000 की। जी। उसकी ये एंट्री पास हो गई। हाँ। फिर जब आपका एक्चुअल पेमेंट आई, तो एक्चुअल पेमेंट हमने एज्यूम की है वो हुई 1 लाख। तो इस 1 लाख की जब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा? जब हम इस एक लाख की एंट्री पास करेंगे, हाँ। एक सेकेंड। सो हम ये कहेंगे कि टैक्स एक्सपेंस हमने बुक किया था 1,20,000 का,
और एक्चुअल पेमेंट हुई 1 लाख की, तो हमारे पास 20,000 का बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ होगा हाँ एज ओवर प्रोविजन। सही है। जी सर। अब ये देखो, लास्ट ईयर हमने जब टैक्स एस्टीमेट बनाया था तो वो टैक्स एस्टीमेट बन रहा था 1,20,000 का। लाइबिलिटी आ गई, जी। पेमेंट कितनी हुई 1 लाख 1 लाख, कितना बैलेंस बचा 20,000। ये कैरेट डाउन आ गया पेमेंट के वक्त 20,000। अब ये जो है ना कैरेट डाउन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ब्रॉड डाउन 20,000 हाँ ओवर प्रोविजन। ठीक है। अब हाँ इस साल की लाइबिलिटी हमने क्या एज्यूम की, निकाली। लाइबिलिटी कितनी है 1,50,000 इस साल की। 50,000। तो अब लाइबिलिटी 1,50 है लेकिन ओवर प्रोविजन 20,000 का पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा 130। एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो हम जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री, पहले एंट्री पास होगी पेमेंट की। जब पेमेंट की हाँ एंट्री पास होगी तो 20,000 का अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। फिर हम एंट्री हाँ। पास करेंगे एक्सपेंस की 1,30,000 से। और सही है। तो जी। एंट्री जो पास होगी वो ये होगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1,30,000। हाँ बल्कि इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर दें 1,50,000 से और टैक्स पेबल को क्रेडिट कर दें 1,50,000 से। तो जो एक्सपेंस बुक होगा वो ऑफसेट होने के बाद 1,30 पे आ जाएगा और लाइबिलिटी 1,50 पे हाँ। रिकॉर्ड हो जाएगी। और ऑफसेट करने के लिए हम ये एंट्री नहीं डालेंगे। जब हम ये एंट्री पास करेंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1,50 से, तो हाँ हमारे पास क्रेडिट के अंदर ये 20,000 तो रखा हुआ है ना। हाँ। सही है, तो वो खुद ब ओके खुद सर। ऑफसेट हो जाएगा। ओके सर। दूसरी एग्जाम्पल, हमने टैक्स एस्टीमेट बनाया 31 दिसंबर 2016 को 80,000 का। जो इसकी एक्चुअल पेमेंट हुई वो एक्चुअल पेमेंट हो गई 15 अप्रैल को 2017 90,000। इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि टैक्स एस्टीमेट जो है वो कम बनाया था और एक्चुअल पेमेंट ज्यादा हुई, तो जो हाँ डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहेंगे अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स। यानी कि हमने टैक्स कम रिकॉर्ड किया बाय 10,000। जी। अब हम क्या करेंगे, हम टैक्स एस्टीमेट दोबारा बनाएंगे अगले साल का। तो आई एज्यूम के टैक्स एस्टीमेट 31 दिसंबर 2017 का 1,20,000 है। तो इस 1,20,000 के अंदर ओवर प्रोविजन हमने माइनस किया था ना, हाँ सही। तो अंडर प्रोविजन क्या होगा, ऐड होगा। अंडर प्रोविजन ऐड हो जाएगा 10,000 का। तो इस साल का जो एक्सपेंस बुक होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना एक्सपेंस जाएगा 1,30,000। कितना? और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, लाइबिलिटी एस्टिमेट। 1,20,000 और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। लॉस लॉस। अकाउंट। सही है। इनकम टैक्स की या करंट टैक्स की इतनी अकाउंटिंग है बस, ओके। अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन। सो रूल में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड पोजीशन की ये एंट्री क्या होगी? यहाँ पर अंडर प्रोविजन के केस में जो एंट्री पास होगी ना, वो एंट्री पास हुई होगी इससे 1,20,000। अकाउंट बना के बता दूं, लाइबिलिटी हमारी थी 80,000 की, कैश हमने कितना पे किया 90। 90, तो कैरेट डाउन बैलेंस हमारा कहाँ आएगा, ये बैलेंस हो गया हाँ पेमेंट के बाद, ये बैलेंस हो गया।
अब जब ब्रॉड डाउन उठाएंगे तो वो ब्रॉड डाउन अंडर प्रोविजन का यहाँ आएगा। फिर हमने टैक्स एस्टीमेट बनाया, वो टैक्स एस्टीमेट कितना था? वो टैक्स एस्टीमेट था 1,20,000 का। जी। इट्स अ लायबिलिटी। सो हम्म, टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर 1,30,000। तो जो हमारी एंट्री पास होगी वो इससे पास होगी, 10,000 हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 120 प्लस 10,000 130 हो जाएगी। ओके, सेम वही एंट्री में टैक्स हाँ, एक्सपेंस टू टैक्स पेबल, राइट? यस बिल्कुल। ओके। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर अंडर प्रोविजन आता है तो अंडर प्रोविजन को ऐड करते हैं, और अगर ओवर प्रोविजन आता है तो ओवर प्रोविजन को लेस करते हैं। सही है? जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में सवाल कैसा आता है? एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को दिया जाता है और उसमें एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है, और उस ट्रायल बैलेंस में आपका टैक्स पेबल दिया हुआ होता है, टैक्स का बैलेंस दिया हुआ होता है। अगर वो टैक्स का बैलेंस आपको दिया हुआ है 10,000 और वो क्रेडिट के अंदर दिया हुआ है, तो क्रेडिट का मतलब होता है अंडर ओवर प्रोविजन, ओ, के ट्रायल बैलेंस में एक ओवर प्रोविजन आ रहा है। और अगर 10,000 डेबिट बैलेंस दिया हुआ होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा किसको? अंडर प्रोविजन। अंडर। अब ये देखकर वो आपको इंफॉर्मेशन में देगा कि टैक्स एस्टीमेट फॉर द ईयर इस साल का वो है 50,000। सही है? अब ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन लेंगे और टैक्स एस्टीमेट फॉर द ईयर की इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर उसके बाद टैक्स एस्टीमेट 50,000। अगर अंडर प्रोविजन होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे, क्योंकि कम टैक्स रिकॉर्ड हुआ था लास्ट टाइम। हाँ हमारा इस साल का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ जाएगा? 60,000। जी। और अगर दूसरी एग्जाम्पल में बनाऊं कि टैक्स एस्टीमेट हमारा है 50,000, लेकिन वो ओवर प्रोविजन था पिछले साल, लेस करेंगे। तो ओवर प्रोविजन को हम लेस करेंगे। तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो एक्सपेंस दिखाना है वो कितना होगा? 40,000 का। बाकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये एडजस्टमेंट हम वहां पे दोबारा रिपीट करेंगे। ये तो करंट टैक्स हो गया, ठीक है। जी सर। अब जो दूसरा ओके। अकाउंटिंग एस्पेक्ट है वो है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट होता है ना, उस क्रिएट होने के रीजन होते हैं। शुरू में मैं ये बता रहा था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट डिफरेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? ये जो डिफरेंस आता है बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्स प्रॉफिट में, सही है, डिफरेंस तो आता है ना। जी। ये डिफरेंस आने के दो रीजन हो। एक कहलाता है टेम्परेरी डिफरेंस, और दूसरा कहलाता है परमानेंट डिफरेंस। अब ये समझो कि टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है। अब इस डिफरेंस का जो है ना, टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस का, इसका मतलब ये होता है कि टैक्स अथॉरिटी और अकाउंटेंट के दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कभी भी टैक्स अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, एक
टर्म इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल डोनेशंस। अकाउंटेंट ने पॉलिटिकल डोनेशन को एज एन एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। ओके। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख की वैल्यू आ रही है और इसके अंदर से 10,000 का पॉलिटिकल डोनेशन माइनस हुआ हुआ है। तो टैक्स अथॉरिटी कहती है कि पॉलिटिकल डोनेशन इज अ डिसअलाउड एक्सपेंस, और हम क्या करते हैं, जो डिसअलाउड एक्सपेंस होता है उसको ऐड बैक कर देते हैं। तो हमने उठाया पॉलिटिकल डोनेशन 10,000 का और वो ऐड बैक कर दिया। तो ऐड बैक करने की वजह से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,10,000। इसका मतलब है हमने पहले हम सोच रहे थे 1 लाख पे टैक्स देंगे, लेकिन हमने अब 1,10,000 पे टैक्स देना है। हाँ। लेकिन इस ज्यादा टैक्स देने की वजह से हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि टैक्स अथॉरिटी कभी भी पॉलिटिकल डोनेशन को अलाउ नहीं करेगी। सही है। जी। अब दूसरी एग्जांपल पाए, टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है। देखें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 लाख का और इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ है 20,000 का। सही है। तो टैक्स जी। अथॉरिटी ने कहा कि भाई आप ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक करवा दो। कितना हो गया प्रॉफिट, 1,20,000। हम कहेंगे यार डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है ना, वो कहते हैं फाइन इनफ, अभी हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करवा दो, हम आपको इसकी जगह रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन देंगे जिसको कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस फॉर द टाइम बिंग आ रहा है। अभी हमारे और उनके डेप्रिसिएशन में फर्क है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन सेम हो जाएगा। बट अकाउंट डिप्रिसिएशन और टैक्स डिप्रिसिएशन में अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है सर। इसलिए क्योंकि अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करता है और टैक्स वाले डिफरेंट मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एक एसेट हमने खरीदा है 1 मिलियन का, तो जब वो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट का भी 1 मिलियन होगा और टैक्स वालों का भी 1 मिलियन होगा। इसका मतलब है ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग आ रहा है, इसलिए हम डिफरेंस को क्या नाम देते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस। ओके। अब इस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से अभी हुआ क्या, देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000। हम टैक्स किस पे देंगे, 80,000 पे। 90,000 पे। तो अब हुआ ये कि हमें टैक्स देना चाहिए था 1,20,000 पर, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स कितने पे देना है, 90,000। ये तो बेनिफिट हो गया ना, जी। ये बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब है लेस लेस टैक्स नाउ बट मोर इन फ्यूचर। ये बात समझ में आती है। जी। ये कैसे होगा कि आज हमने कम टैक्स दिया लेकिन फ्यूचर में हम ज्यादा टैक्स देंगे। एक और सिचुएशन बना लेते हैं। 1 लाख की प्रॉफिट थी, 20,000 का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था, एड बैक किया, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 का था। हाँ। तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई, टैक्स नॉट फाइव। प्रॉफिट कितना हो गया, 1,05,000। हाँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मोर टैक्स नाउ लेस टैक्स इन फ्यूचर। यही होगा ना, राइट। मैं समझा समझा नहीं सर। देखो पहले वाली सिचुएशन में कंपेयर करो कि हम 1,20,000 के ऊपर टैक्स देना था हमें, जी। लेकिन हम टैक्स किस पे दे रहे हैं, 90,000 के ऊपर। हाँ। तो आज हमने कम टैक्स दिया तो टैक्स अथॉरिटी हमें टैक्स माफ तो नहीं कर रही, वो आज हमसे कम टैक्स चार्ज कर रही है बिकॉज ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। जी। लेकिन फ्यूचर में वो हमसे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। जी। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 लाख का था, हाँ। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,05,000 का। हाँ। इसका मतलब हम टैक्स 1 लाख पे नहीं 1,05,000 पे दे रहे हैं, तो आज हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं कम,
ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे तो फ्यूचर में क्या होगा? कम होगा। सही है। जी सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्पररी डिफरेंसेस क्रिएट करती है ना चीजें, हाँ। जो टैक्स अथॉरिटी और अकाउंटेंट के दरमियान टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं, उस टेम्पररी डिफरेंसेस के फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंस। फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है आज आप एक डिफरेंट टैक्स देंगे, फ्यूचर में एक डिफरेंट टैक्स होगा। ओके। और दिस फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस का नाम है डेफर टैक्स। कि टैक्स आपने डेफर कर दिया, और इस डेफर टैक्स के दो आउटकम होते हैं। समटाइम्स डेफर टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, और समटाइम डेफर टैक्स एसेट क्रिएट हो जाता है। तो आप कोई पूछेगा कि यार बताओ कि डेफर टैक्स कैसे क्रिएट होता है, तो हम बताएंगे डेफर टैक्स टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से क्रिएट होता है। और डेफर टैक्स है क्या? डेफर टैक्स है ये कि आज टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से अगर हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है तो फ्यूचर में हम कम टैक्स देंगे। अगर हम फ्यूचर में कम टैक्स देंगे तो सिचुएशन क्या होगी? टेस्ट। हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, एंड दिस इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड एसेट। और अगर आज हमने कम टैक्स दिया तो मोर टैक्स इन फ्यूचर, ये हमारी क्या बन जाएगी? टैक्स डायबिटीज। लायबिलिटी बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके। तो डेफर्ड टैक्स एक टाइमिंग एडजस्टमेंट का नाम है जो कि अकाउंटेंट और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान एक्सपेंसेस और इनकम की डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। लेकिन रिमेंबर कि वो डिफरेंस कभी भी परमानेंट नहीं होगा। A permanent difference cannot create deferred tax, while temporary differences always create deferred tax. Clear? जी। अब टेम्पररी डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं, यानी कि जो भी टेम्पररी डिफरेंस हमें पता लगेंगे वो आइदर और दो तरह के होंगे। एक टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और दूसरा कहलाता है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। यानी कि अगर मैं डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकाल रहा हूं या किसी और आइटम का डिफरेंस निकाल रहा हूं टैक्स अथॉरिटी और अकाउंटेंट के दरमियान, तो या तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा। अब मुझे पता ही कि चलाना है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस जब भी आएगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये थोड़ी देर में मैं प्रूफ करूंगा। और जब भी डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। ये रूल फिक्स्ड है। सही है। जी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टैक्सेबल जो टेम्पररी डिफरेंस है वो टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है? तो हम सबसे पहले चलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। कि टेम्पररी डिफरेंस निकलता कैसे? टेम्पररी डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दो अप्रोचेस यूज की जाती हैं। एक कहलाती है पीएनएल अप्रोच और दूसरी कहलाती है बैलेंस शीट अप्रोच। हम ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये IAS 12 की प्रेफर्ड अप्रोच है कि आप बैलेंस शीट मेथड से टेम्पररी डिफरेंसेस निकालें। पीएनएल अप्रोच में क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं एक्सपेंसेस को, अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं, या फिर हम कंपेयर करते हैं किसको? इनकम को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो ही चीजें होती हैं, इनकम और एक्सपेंस। लेकिन जब हम बैलेंस शीट अप्रोच पे जाएंगे तो हम एसेट्स को कंपेयर करेंगे और लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे।
कैसे कंपेयर करेंगे? मसलन आपकी बैलेंस शीट में एक प्लांट रखा हुआ है, अकाउंटेंट ने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है 600,000। कैसे निकाली होगी 600,000? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट? जी इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। टैक्स वाले से पूछा कि ये बताएं, ये प्लांट जो है जो कि 600,000 पर है, इसकी आप बताएं वैल्यू क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा 4,50,000। इसको कहते हैं टैक्स बेस। ये डिफरेंस क्यों आया? इस वजह से आया, डिप्रिसिएशन से। डिफरेंट डेप्रिसिएशन पॉलिसी। और डेप्रिसिएशन इज अ टेम्पररी डिफरेंस। तो अब हमने कंपेयर किया, तो एक प्लांट बैलेंस शीट में रखा हुआ है, अकाउंटेंट कहता है 6 लाख की बुक वैल्यू है, टैक्स वाले कहते हैं 4,50,000 की बुक वैल्यू है। तो हमारा कितना डिफरेंस आ गया? 1,50,000। ये टेम्पररी डिफरेंस आ गया। Why not it's called permanent difference? सर क्योंकि ये बाद में डिडक्टेबल है ना। क्योंकि ये बाद में डिफरेंस आ रहा है, वो ओवरकम हो जाएगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल डोनेशन की एग्जांपल दी। पॉलिटिकल डोनेशन में आपने पॉलिटिकल डोनेशन को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, टैक्स वालों ने कहा ये तो कभी एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड किया, टैक्स वालों ने कहा ये हटा दें, हम आपको इसकी जगह रिप्लेसमेंट में टैक्स डेप्रिसिएशन देंगे। और ये टैक्स डेप्रिसिएशन अभी डिफरेंट आ रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन सेम हो जाएगा। इसका मतलब है डिफरेंस है नहीं, फॉर द टाइमिंग डिफरेंस है, इसलिए हम उसे कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। सही है। एक एग्जांपल टेम्पररी डिफरेंसेस की आई, डेप्रिसिएशन। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ टेम्पररी डिफरेंसेस की, जो अकाउंटिंग में बहुत प्रोमिनेंट आती है। और वो क्या होती है? कौन गया, कौन आया? खैर, तुम लोगों ने रीवैल्यूएशन के बारे में सुना है? ये 16 के अंदर अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट अपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करके उसकी वैल्यू बढ़ा देता है और एक गेन बुक जी कर सर। लेता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। सही है। सो फॉर एग्जांपल, हमने एक लैंड परचेज की, जी उस लैंड की कॉस्ट थी 500,000। सही है। जी टैक्स वालों ने कहा ठीक है, कॉस्ट 500,000 सही है। अकाउंटेंट ने उस लैंड को रीवैल्यू कर दिया, 1 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ा दी। लैंड की वैल्यू कितनी हो गई अकाउंट्स में? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू 600,000। टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लैंड की जो टैक्स वैल्यू है हमारे हिसाब से वो 500,000। हम कितनी रिकॉर्ड कर चुके? 600,000। 600,000। टैक्स वाले कितनी कह रहे हैं? 500,000। आप टैक्स वाले से पूछो यार ये वैल्यू तो बड़ी है ना, अल्टीमेटली आप इसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम उसको तब मानेंगे जब आप इस एसेट को बेचेंगे। अभी ये तो सिर्फ पेपर पे एक्सरसाइज हुई ना, देखा हम नहीं मानते इस एक्सरसाइज को। हाँ, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे और वैल्यू बढ़ी हुई तो हम कहेंगे ठीक है, इंक्रीज हो गई है वैल्यू। इसका मतलब है मना नहीं कर रहे, सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है? टाइमिंग का फर्क आ रहा है। इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? टेम्पररी डिफरेंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर। अब इसका करना क्या है? दोबारा मैं पीछे जाता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस के लिए हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट में हम कंपेयर करते हैं अपने हर एसेट को और अपनी हर लायबिलिटी को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट्स कितने हैं लायबिलिटीज कितने। यानी कि अगर मुझे बैलेंस शीट अप्रोच इस्तेमाल करनी है तो बैलेंस शीट अप्रोच में मैं सबसे पहले एसेट का कंपैरिजन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट with its tax base।
कैरिंग अमाउंट क्या होता है? बुक वैल्यू। जी डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। टैक्स बेस क्या होती है? सर जिस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट एज पर टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं अकाउंटेंट बन जाता हूँ, आप टैक्स अथॉरिटी बन जाए। जी हमने एक जो ना वो बिल्डिंग परचेज की, और मैं अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो हम दोनों की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। जी ऐसा ही होता है। अकाउंटेंट कहता है मैंने इतना डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स वाले कहते हैं ये तो डिसअलाउड है, कैपिटल अलाउंसेस इतने नहीं है। तो इसलिए अकाउंटेंट की बुक वैल्यू ऑफ एसेट अलग होगी और टैक्स अथॉरिटी की बुक वैल्यू ऑफ एसेट अलग होगी। एंड सेम इज द केस जब हम लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे विद टैक्स बेस, वो डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंस आने का रीजन टेम्पररी हुआ तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा, और अगर डिफरेंस आने का रीजन परमानेंट हुआ सो देयर विल बी नो डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। सर अगर अगर फॉर एग्जांपल मुझे एडवांस में किसी कस्टमर ने पे किया, लेट्स से 1 मिलियन रुपीस, तो वो मेरे लिए तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया, राइट? सही। लेकिन टैक्स अथॉरिटी तो कैश बेस पे चलते हैं, तो जरूरी वो लोग तो जरूरी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि टैक्स वाले कैश बेसिस पे चल रहे हैं तो टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट, और फिर उस सूरत में हमारा जो है वो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगा बुक्स में, क्योंकि बिल्कुल हमारा एक्चुअल एक्सपेंस तो होगा नहीं, लेकिन टैक्स अथॉरिटी को हम पे कर देंगे। बिल्कुल, ऐसा ही राइट। ऐसा ही है। ओके। सही है। अच्छा, अब हर आइटम का टेम्पररी डिफरेंस निकालना पड़ता है, हर आइटम। आपकी बैलेंस शीट में अगर 10 डिफरेंट टाइम्स के एसेट्स हैं तो हर एसेट को कंपेयर किया जाएगा उसकी टैक्स वैल्यू से, और टेम्पररी डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जाएगा। सही है। अब ये पता तो लग जाएगा टेम्पररी डिफरेंस है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये टेम्पररी डिफरेंसेस से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी या डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा? तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता दूं। सर अगर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा होगा पेएबल से तो लायबिलिटी होगी, अदरवाइज एसेट होगा। ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना हर चीज के अंदर। हाँ, लेकिन ये हमने तो थंब रूल रखा हुआ है, यूजुअली ऐसे ही तुक्का मार हाँ, लेते हैं अब मैं इसमें। आपको थंब रूल के पीछे एक रेक्टिफिकेशन रूल बताता अच्छा। हूँ। चलिए, सबसे पहले हम एसेट की बात कर लेते हैं। हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को कंपेयर करेंगे उसकी टैक्स बेस के साथ। रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट टैक्स बेस से ज्यादा आ रहा हो, सही है, तो रिजल्टिंग डिफरेंस होगा टैक्सेबल। अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम आ रहा हो तो रिजल्टिंग डिफरेंस होगा डिडक्टेबल। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि टैक्सेबल का मतलब है लायबिलिटी और डिडक्टेबल का मतलब है एसेट। जी और यही रूल जब मैं लायबिलिटी पे अप्लाई करने जाता हूं तो ये तो रूल उल्टा उल्टा हो हो जाएगा। जाएगा। इफ carrying amount of liability exceed its tax base, this is deductible temporary difference. And if carrying amount is less than tax base, this is taxable temporary difference. All taxable temporary difference results in deferred tax liability. All deductible temporary difference results in deferred tax asset. Assets। या अच्छी तरह से रट्टा मार लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो इसमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती। सही है। जी अब इस पे थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, एबीसी पीएलसी ने एक एसेट परचेज किया $600,000 का। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का जो तरीका है वो कहते हैं इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन।
20%। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन का तरीका है उन्होंने हमें बताया कि टैक्स डेप्रिसिएशन होगा 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। सही है। जी टैक्स रेट है 30%। अब हम देखते हैं कि क्या डेफर्ड टैक्स आएगा, और अगर डेफर्ड टैक्स आएगा तो वो लायबिलिटी बनेगी या एसेट बनेगी। तो सबसे पहले हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट फाइंड आउट कर, वो कैसे फाइंड आउट होगा? 6 लाख का एसेट की कॉस्ट है और 20% डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग अमाउंट कितना हुआ? 4,80,000। ठीक है। कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद हमें टैक्स बेस निकालनी है। टैक्स बेस निकालने के लिए कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट कितनी है? 6 लाख और 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, तो आपकी टैक्स बेस कितनी हो गई? 40। सही है। दोबारा देखें, कैरिंग अमाउंट हो गया 480 और टैक्स बेस हो गई 450। सो कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। 480,000 इज ग्रेटर देन 450,000। कितना डिफरेंस आया? 30,000। क्या ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? सही है। अब इसकी जो लायबिलिटी एलिमेंट होगा वो कितना होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस को आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कितना होगा? $9,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सही है। जी जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। $9,000। तो ईयर एंड के ऊपर हमने एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया 9,000 का, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी 9,000। एक बात ध्यान में रखें कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैश में सेटल नहीं होती कभी भी, ये एडजस्ट होती जाती है हर साल। तो हमारा पिछला साल कौन सा था जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था? ईयर एंड कोई भी रिज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा बिजनेस का पहला साल था। तो ईयर एंड के ऊपर हमारी एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई 9,000। सही है। अब क्या करेंगे? अब अगले साल ईयर एंड के ऊपर दोबारा कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस।